जय हिंद दोस्त, ये सेट नंबर हम लोगों का 7 है। ये सेट हमारा PSPHCL करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो 20 से एग्जाम स्टार्ट है। ये जो सेट हमारा होता है फुल सेट 100 क्वेश्चन का सेट होता है और ये 100% सिलेक्शन प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें सिलेबस के अनुसार हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के पूछे जाएंगे, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग से और जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें से हम अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कंप्यूटर से प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। हिंदी से प्रश्नों की संख्या 10 होता है, इंग्लिश से 10 होता है, मैथ से भी प्रश्नों की संख्या 20 होता है, रीजनिंग से भी प्रश्नों की संख्या 20 होता है और जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर हम लोग 7। चलिए तो देखते हैं हम लोग सेट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या चीज का है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले जो 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे वो जीके जीएस के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। पूछेगा कौन सा इसमें से जो है भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो समुद्रगुप्त था वो कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, ये जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और वो गुप्त वंश का एक महान योद्धा और कुशल सेनापति भी था। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय के कारण ही इतिहास में एक नाम के व्यक्ति हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कौन सा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी में इन्होंने जो है क्या लिखा है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है, ये ध्यान रखना है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी पुस्तक है। तो याद रखना है कि विंसेंट स्मिथ की है। किसकी है? तो विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी में जो है भारत के नेपोलियन किसको बताया गया है? समुद्रगुप्त को बताया गया है। समुद्रगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके पुत्र थे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से हमें बताना है कुछ विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम, यानी मुगल जो सम्राट है उसके कालक्रम को जो है सही रूप में दर्शाता है। तो सबसे पहले मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे पहले था हुमायूं। ठीक है, कौन था? हुमायूं था। ठीक है, फिर कौन था? अकबर था। तो हुमायूं आपको इसमें दिखेगा नहीं, तो याद रखना है सबसे पहले कौन था? अकबर था, तो इसको हम अकबर रहेंगे। फिर अकबर के कौन था? अकबर के बाद आया जहांगीर। अकबर के कौन आया? जहांगीर। और जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन था? H फॉर हुमायूं। फिर कौन था? A फॉर अकबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अकबर था, हुमायूं, अकबर। फिर कौन था? जहांगीर था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन था? शाहजहां था। और फिर उसके बाद कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगर काल की बात करें तो हुमायूं का 1530 से 1540 और फिर पुनः 1555 से 56, अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658 और अगर हम बात करें औरंगजेब का तो 1658 से 1707। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना पूछेगा कि मुगल वंश की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किया था किसने? बाबर ने। और ये बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना कब किया? तो ये 1526 में किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए बाबर सबसे पहले, फिर हुमायूं, फिर जहांगीर, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन जो है मराठी समाचार पत्र केसरी, यानी ये पत्र होता था केसरी, तो केसरी के संस्थापक इनमें से कौन है? तो केसरी के जो संस्थापक है वो बाल गंगाधर तिलक है। ध्यान रखना है कौन है? बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी के संस्थापक है, ये ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये जो है गर्मपंथी आंदोलन के नेता थे और राष्ट्रवादी थे, बहुत प्रसिद्ध भी थे।
इनका एक प्रसिद्ध जो साहित्यकार है जिसका नाम है केसरी, और ये जो है केसरी किस भाषा में था, तो ये मराठी भाषा में था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मराठी और मराठा जो भाषा अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो प्रकाशित हुआ था वो कहाँ से हुआ था, पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जैसे गणेश उत्सव ये सब जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था, ये कोई पूछने की बात है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। और ये जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, तो देखिए रॉलेट एक्ट जो एक काला कानून था, 9 अप्रैल 1919 को जो है विरोध शुरू हो गया था। ठीक है, तो 9 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन कुचली और डॉक्टर जो है सत्यपाल मलिक। तो किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या किया गया कि गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इसकी गिरफ्तारी के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी दिन था उस समय। ठीक है, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग है जगह, ठीक है, वहां पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें से जनरल डायर ने भीड़ पर जो है गोलियां अंधाधुंध चलवा दिया और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो माना जाता है कि यहाँ पे जो है 379 व्यक्ति मारे गए और 200 व्यक्ति घायल, लेकिन इसमें से एक भी बहुत कम बचे थे, सब मर ही गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से, देखिए भाग 2 जो है नागरिकता अगर आ गया तो क्वेश्चन भाड़ में जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन है। भाग 2 है नागरिकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए भाग जो है हम सभी भाग के बारे में बता दें तो देखिए भाग 2 जो है नागरिकता है, अनुच्छेद आपसे पूछे भाग 2 का तो कितना है 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद कितना है 5 to 11, ये ध्यान रखना है। 5 to 11 जो है वो क्या है भाग 2 का अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में, इसमें 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो संविधान के कुछ प्रमुख के बारे में भाग के बारे में अगर हम देख ले तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला भाग, तो पहला जो भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, कि हमारा जो भारत संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में भाग 1 के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, 1 से 4 तक। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है फंडामेंटल जो है राइट है। भाग 4 में क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम बात करें जो भाग 9 पूछा जाता है पंचायत, ये ध्यान रखना है। भाग 9 के ए में है नगर पालिका, भाग 9 के बी में है सहकारी समितियां। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। भाग 15 में है निर्वाचन और भाग जो है 20 में है संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। निषेधाधिकार क्या होता है, ठीक है, निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है, तो देखिए भारत के राष्ट्रीय निषेधाधिकार मतलब कोई भी चीज जो है ना वो निषेध कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर समझ में आ रहा होगा। तो वीटो पावर जो है संविधान के अनुच्छेद 111 में जिक्र किया गया। ठीक है, वीटो पावर कहने का मतलब है कि कोई भी कानून पारित करता है संसद, ठीक है, राज्यसभा में पारित हो जाता है, लोकसभा में पारित होता है, लेकिन अगर कानून राष्ट्रपति को पसंद ना है तो राष्ट्रपति जो है उनके पास अनुच्छेद 111 कहता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, वीटो का इस्तेमाल करके इसको निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कानून को। तो ये ध्यान रखना, ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 111 के तहत इन्हें मिला हुआ है। और वीटो पावर जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक तो वीटो होता है पूर्ण वीटो, यानी पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, और एक होता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो मतलब कहता है कि निलंब किया जाए, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस पर लास्ट में क्या होता है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर दिया है, राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो उस पर वो निलंब कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं। ठीक है, या वो पूर्ण रूप से जो है रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वीटो होता है विधेयक पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है, यानी पूर्ण रूप से रोक देना। फिर निलंबकारी होता है देरी कितना, मतलब कहने का मतलब संसद के विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति को निलंबित वीटो कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जो संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया है, कोई भी संशोधन किया गया है संविधान में, या कोई भी कानून बनाया गया है तो उसमें राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है उसमें उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो यह कह सकते हैं कि इसमें कुछ संशोधन कीजिए फिर उसके बाद लेके आइए। ठीक है,
और पॉकेट वीटो होता है कि विधेयक जो विधेयक होता है उस पर कार्रवाई ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक करके हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीटो याद रखना 111। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अब देखिए, लोकसभा की बैठक बुलाना है तो न्यूनतम संख्या जो है कोरम, अगर आपसे पूछे कि कितना होना चाहिए, सदन के सदस्य का 1/4 होना चाहिए, सदन के सदस्य का 1/10 होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि सदन के सदस्य का जो है 1/10 होना चाहिए। ठीक है, सदन के सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए निर्वाचन सदस्य की न्यूनतम संख्या यानी सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है और जिसे हम कोरम कहते हैं। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना नहीं आता है तो उसकी सीट जो होती है ना रिक्त घोषित की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अविलंब जो है बिना कारण जो है आप छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं छोड़कर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किस अनाधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन जो है 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पंचायती राज जो है संविधान संशोधन कौन सा है, ये ध्यान रखना है। तो पंचायती राज जो संशोधन है वो है 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पिघली हुई मौसम, क्या कह रहा है कि पिघली हुई मौसम से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो पिघली हुई मौसम से बनने वाली चट्टान को जो है क्या कहा जाता है? तो अग्नेय चट्टान कहा जाता है। पिघली हुई मौसम से बनने वाले चट्टान को क्या कहा जाता है? अग्नेय चट्टान कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा होता है और मैग्मा होता है उसको ठंडा होने पर चट्टान बनती है और वही अग्नेय चट्टान कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा। 10 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी? सबसे ऊंची गैर एशियाई यानी एशिया की पर्वत नहीं है। ठीक है, तो गैर एशियाई जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो एकांगुआ है। ठीक है, कौन सी है? एकांगुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एकांगुआ जो है ये कहाँ की चोटी है? ये भी अगर आपसे पूछे तो ये दक्षिण अफ्रीका अर्जेंटीना में है। इसकी ऊंचाई जो है 6962 है। कितना है? 6962 मीटर ऊंचा है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें माउंट जो है एल्ब्रूस की, तो माउंट एल्ब्रूस जो होता है दूसरे नंबर पर 5642 मीटर यूरोप रूस की है। माउंट मैकिन्ले 6100 जो है 94। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका अलास्का की है। फिर वहीं माउंट किलीमंजारो की अगर हम बात करें, मैकिन्ले कहाँ की है? तो मैकिन्ले जो है उत्तरी अमेरिका की है मैकिन्ले। किलीमंजारो की बात करें तो ये 5895 मीटर ऊंचा है, अफ्रीका तंजानिया में। ठीक है, और माउंट एकांगुआ जो है वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में। माउंट एल्ब्रूस जो है रूस में है। ठीक है, ये जो है माउंट एल्ब्रूस पहला ऑप्शन हमारा कहाँ पे है? रूस में है। तो ये अगर हम आपको चाहे तो इसको हम दिखा सकते हैं। तो ये एकांगुआ कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, जैसे साउथ अफ्रीका हम लिख देते हैं। ये कहाँ है? तो रसिया में है। ठीक है, आर फॉर रसिया समझ जाना है। ठीक है, यूरोप वाला जो हिस्सा है रूस में, क्या है कि रूस जो है ना एशिया में पड़ता भी है, यूरोप में पड़ता है। बहुत बड़ा इलाका है रूस का। रूस ऐसा देश है जहाँ दिन और रात दोनों, एक देश में जो है दिन भी होता है तो एक देश में एक तरफ रात भी होता है। यहाँ पे मैकिन्ले की बात करें तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में है और किलीमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती भी है और अरब सागर में गिरती भी है, वो कौन सी है? तो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो है बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है? सबसे बड़ी नदी है
और इसकी लंबाई जो है नर्मदा की 1312 किलोमीटर है। नर्मदा जो है सतपुरा श्रेणी के मैकाल श्रेणी के अमरकंटक जो मध्य प्रदेश है वहीं से निकलती है। और ताप्ती जो है ना वो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है कौन? तो नर्मदा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, तो ताप्ती है। और यह मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ये दोनों जो है याद रखना है। सीधा एग्जाम में पूछेगा कि पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती है। सबसे नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ठीक है, और एक है ताप्ती दूसरी, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, और दोनों जो है अरब सागर में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भारत का सिलिकॉन कहा जाता है? अब सिलिकॉन वैली इसमें से कोई पूछने वाली बात है? जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर है उसी को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है भारत की लगभग सभी सॉफ्टवेयर कंपनियां का मुख्यालय भी माना जाता है बेंगलोर को, ठीक है। और यहाँ जो है चेन्नई के बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जगह है, इसे डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलोर को, ये ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डेट्रॉयट ऑफ इंडिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? घनत्व तो सबसे कम है, जनसंख्या क्या पूछा है? घनत्व तो सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व वो क्या है? सबसे कम है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में बिहार आ जाता है 1106, पश्चिम बंगाल है फिर दूसरे स्थान पर, तीसरा पर है केरल, उत्तर प्रदेश है और फिर उसके बाद है हरियाणा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु का भार जो है दिया हुआ है 980 न्यूटन, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का जो है द्रव्यमान निकालना है। वस्तु का क्या निकालना है? तो द्रव्यमान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो m बराबर हम W कितना है? 980 है और g का मान 9.8 है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 kg हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 kg हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है, तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। नीला है इसको क्या कर देता है? रेड करता है, ब्लू से रेड कर देता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? नीले को लाल करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी के अध्ययन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हर्पेटोलॉजी में क्या है? तो जो मेढक, छिपकली यानी सरीसृप और उभयचर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो जो है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। और ऑप्थोमोलॉजी में अगर हम बात करें, ऑप्थोमोलॉजी में तो इसका किस में किया जाता है? तो ऑप्थो मतलब आंख, ऑप्थो मतलब क्या? आंखों का जो है चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वृषणों से कौन सा हार्मोन जो स्रावित होता है? और वृषण से जो है कौन सा जो है हार्मोन? तो ये है टेस्टोरॉन, ठीक है। वृषण से जो है टेस्टोरॉन जो है हार्मोन, यानी पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और उससे जो है टेस्टोरॉन जो है हार्मोन निकलता है, ये ध्यान रखना है। थायरॉक्सिन की अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन से जो है थायराइड ग्रंथि जो श्वास नली T4 है, ठीक है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो अग्नाशय यानी बीटा कोशिका, और एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये जो है ग्राफियन फेलिकॉन, ये जो है महिला में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कि मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किस देश में किया गया है? अब बताइए, हाइड्रोजन सम्मेलन की बात किया जा रहा है तो कहाँ पे किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है कि मई 2024 में किस देश द्वारा जो है 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस वीजा शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो ये किया गया है यूएई में। कहाँ पे किया गया है? यूएई में रेसिडेंस वीजा। 20 नंबर है क्वेश्चन कि मई 2024 में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? बताइए कि विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए हैं? तो है एड ड्वाइट। कौन है? एड ड्वाइट है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं एड ड्वाइट? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये आपको
बताना है कमेंट में कि ए डॉट जो है कहाँ के हैं। और ये जो है ना 90 वर्ष के हैं, ठीक है, 90 साल के हैं और ये जो है अंतरिक्ष में गए 90 वर्ष के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से जो है मैथ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मैथ में जो है ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 दूनी 6 1 7/3 तो हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 7/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर वाले को सबसे पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 और -1, 3 में से 2 जाएगा तो -1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बीच में 4 हो गया, यानी 7/3 माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लस क्या है, 3 दूनी 6, इसको करेंगे 3 दूनी 6 1 7/2 हो गया। अब 7/3 में से 4 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो -5/3 आ जाएगा और प्लस 7/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11/24 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 193 है, 1993 है, तो यहाँ पे देखिए 19, यहाँ पे ये देखिए तो यानी ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये देखिए कि बी स्क्वायर है और नीचे क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये आपको पता होगा, और ए माइनस बी होता है। अब इसको हम काट देंगे तो ए प्लस बी, यानी दो को क्या करेंगे, दो को हम जोड़ देंगे, ऐड आंसर हो जाएगा हमारा। यानी ए को हम जोड़ेंगे तो 1.93 है और दूसरा जो है 2 पॉइंट क्या है 07 है। अब इसको हम जोड़ेंगे 7 3 10 9 1 10 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 इसका आंसर आ गया। 4 किस में है, तो बी ऑप्शन में है, तो 20 का आंसर हो गया मेरे भाई। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, फिर गुना कीजिए, फिर इसको गुना कीजिए, घटाइए, फिर इसको घटाइए, फिर काटिए, तो इस सर का दर्द हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी आने में समय लगेगा और आपको कितने प्रश्न छूट भी जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए ए बटा बी है, यहाँ पे समझिएगा ए बटा क्या है, बी है, और बराबर जो है यहाँ पे बी बटा ए है। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, बी स्क्वायर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया और बराबर √162 हो गया और गुना √128 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 162 को अब क्या लिख सकते हैं, तो 18 गुने 9 लिख सकते हैं, 18 9 162 होता है। 128 को अब क्या लिख सकते हैं, तो 16 गुने 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो गया, समझ में आ रहा है, और 16 का वर्गमूल जो हो गया 4 हो गया, तो ये तो बाहर निकल गया। अब यहाँ 18 गुने 8, ठीक है, तो 144 होता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब है कि सबसे पहले 9 का वर्गमूल 3 लिख दिए और 16 का वर्गमूल 4 लिख दिए। 18 और 18 में 8 से गुना करेंगे तो 144, 144 का वर्गमूल 12। अब तीनों को गुना करेंगे, चढ़ती है 12, 12 12 144। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो यानी इसका आंसर हो गया 12। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है कि एक महिला जो है अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ एक कार खरीदती है और इस अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम चाहें तो क्या ए प्लस बी ए माइनस बी पे हम बना सकते हैं क्या, प्रतिशत ज्ञात हमें। तो हम देख लेते हैं, पहले जो है अंकित मूल्य पर छूट देता है -24%, तो -24%। अब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% अधिक, तो यानी +20 कर देंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है और 24 गुने हम क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है, और बटा हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कटेगा तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 और -20 × 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा लाभ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे नहीं बनेगा ये।
ठीक है, देखिए एक महिला अंकित मूल्य पर जो है 24%, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है कितना है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया। अब बोला कि अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदता है। अब 100 में जो है 24% छूट देगा तो कितना, 24 में छूट देगा तो यानी 76 में कार खरीदेगा। अब बोल रहा है क्या कि महिला के द्वारा जो है अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेची जाती है और महिला 76 रुपए में खरीदता है। एक महिला अंकित मूल्य पे 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है, अंकित मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं, तो 24 रुपए छूट के साथ जो है 76 रुपए में वो खरीदती है। और महिला द्वारा कार विक्रय मूल्य का मतलब कार का विक्रय मूल्य 100 मतलब जो है 20% अधिक यानी 120% होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो लाभ प्रतिशत जो हो गया वो क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा तब तो आसानी से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक महिला जो है ना अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, यानी अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, 20% छूट पे खरीदी, 24% छूट पे खरीदी, यानी 100 में से 24 घटाएंगे तो 76 में। अब बोला कि अंकित मूल्य पे वो करती है जो खरीदती है उस पे नहीं, जो अंकित मूल्य था उस पे जिसपे छूट मिला है उस पे वो 20% अधिक में बेचती है, यानी 120 रुपया में वो बेचेगी। तो देखिए 76 और 120 में जो है अंतर कितने का है, तो 44 का अंतर है। खरीदी कितना में, 76 में कर दिया, इसको प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो भी आंसर आ जाए भाई, तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा और ये जो हो गया 38 दूनी 76 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 और इसको जो है 19 दूनी 38 काट दिए। अब 1100 बट्टा 19 हो जाएगा। अब 1100 बट्टा 19, 19 सब में है। ठीक है, तो इसका जो है 57, 5 तो होगा नहीं, या 57 होगा, 57 7 बटा 19 तो 17 19, तब इसको भाग दे के देख लीजिएगा क्योंकि ये तो टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को जो है 1790 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 20% की हानि हुई। ठीक है, अब जो है किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को कितना का हानि होता है, तो जो है यहाँ पे देखिए कि 30% की हानि होती है और 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर जो है बेचा जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 1729 है। वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1729 है। ठीक है, तो उसे क्या कर रहा है कि 30% हानि हुई है, तो 30% 100 में 30% हानि यानी 70 रुपया। तो जब 70% हानि हुई तो कितना हो जाएगा, तो 2470 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2470 रुपया होगा। अब बोल रहा है क्या कि जो है 16% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये क्रय मूल्य तो 2470 हुआ, अब 16% लाभ यानी 116 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 116 में 270 से गुना कीजिए और भाग दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2865.20, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी जो है किसी शोरूम में किसी वस्तु की सूची मूल्य 2000 रुपया, कितना है, सूची मूल्य 2000 रुपया है, ये ध्यान रखना। सूची मूल्य कितना है, तो 2000 रुपया। अब बोल रहा है क्या है कि इस पे 20% और 10% की छूट दी जाए। 20% यानी 100 में 20% तो 80 बटा 100 और 10% की छूट यानी 100 में 10% यानी 90 बटा 100। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ 2 हो गया, 80 हो गया और 9 हो गया, 9 8 72 हो गया और गुने 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1440 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि जो है एक से जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक से जो है 4 मिनट में कितना है, 60। यहाँ पे देखिए एक से जो है 4 मिनट में 60 है, तो 1 मिनट में कितना, एक से जो है 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में हम बात करें तो 15 चौके 60 यानी 1 मिनट में 15 पृष्ठ करेगा। ठीक है, अब बोला एक्स और वाई दोनों मिलकर जो है 30 मिनट में, एक्स और वाई जो है मिल जाते हैं तो 30 मिनट में कितना, 750 करता है। ठीक है, 30 मिनट में तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 30 में 750 से भाग देंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई मिलकर कितना में कर रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कर रहा है कितना, यहाँ पे
तो 25×75 यानी 1 मिनट में 25 पृष्ठ कर रहा है x प्लस वाई मिलकर। तो x जो है 1 मिनट में 15 कर रहा है तो y कितना करेगा, तो x जो है 15 कर रहा है तो y का कार्य y का एफिशिएंसी कितना है, 10 का है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठों को करेगा, तो 100 पृष्ठ है, y का काम कितना है 10 है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 के 100 यानी 10 मिनट में। बहुत ही इजी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन की 12 आदमी एक दीवार को जो है इतने दिन में कर सकते हैं, तो 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए 12 आदमी कितने, तो M1 D1 W1 M2 D2 WT ये तो पता होगा ना, तो 12 आदमी हो गया कितने दिन में भाई, तो 24.5 दिन में। ठीक है, दीवार जो है एक दीवार है और बराबर क्या कर रहा है कि 49 दिन में कितने आदमी, तो 49 दिन में कितने आदमी नहीं पता है, और यहाँ पे जो है वर्क दिया हुआ है 5 दीवार। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा। यहाँ इसको 2 से काट दीजिए। ठीक है, और फिर इसे 2 छक 12 काट दीजिए, 6 पचे कितना हो जाएगा, W2 का मन हो जाएगा 6 पचे 30 यानी 30 आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को जो है 25 दिनों में पूरा करता है, ए जो है 25 दिनों में, और बी इसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए जो है 25 दिन में, तो ए हम लिखेंगे 25 दिन में। ठीक है, बी जो है कितना दिन में कर रहा है, तो बी जो है 20 दिन में कर रहा है। दोनों का वर्क हम निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क जब हम निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हमें निकलेगा भाई, तो दोनों का एलसीएम होता है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, 25 चौके 100 और 20 पच्चीस 100, यानी ए का एफिशिएंसी जो है ए एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, तो बी जो है एक दिन में 5 लड्डू बना रहा है। अब बोल रहा है क्या, वे दोनों मिलकर जो है 5 दिन काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर, यानी ए जो है एक दिन में 4 तो बी जो है एक दिन में 5, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना बनाएंगे 9, और ये दोनों जो है 5 दिन तक काम करते हैं, तो 9 पचे कितना 45 लड्डू बना दिए। टोटल लड्डू कितना है, तो 100 लड्डू है, 100 लड्डू में जो है इन लोगों ने 45 लड्डू बना दिए, तो कितना लड्डू बच गया, तो 55 लड्डू जो है बच गया। 55 लड्डू क्या है, शेष है। अब बोल रहा है कि और उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए बेचारा चला जाए, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, बी जो है, अब बी का एक दिन में 5 बना रहा है, तो 55 लड्डू बनाने के लिए कितना समय लगेगा, तो 11 दिन लगेगा, 11 पचे 55 यानी 11 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तन्वी अपनी मासिक वेतन का जो है 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करती है, तो तन्वी का वेतन कितना होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, तन्वी अपने मासिक वेतन का जो 80% को वो खर्च करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो है उसका वेतन जो है 100% है, कितना है 100% है। अब 100% में 80% जो है खर्च करती है, तो बच गया कितना, तो 20% बच गया। अब बोल रहा है कि प्रति माह अपने वेतन में 5000 की बचत करती है, यानी यही 20% बराबर कितना का है, तो 5000 का है, तो 1% बराबर कितना का है, तो कहिएगा कि 1% जो हो जाएगा वो 25 दूनी 50 यानी 250 को हो जाएगा। 1% बराबर कितना वैल्यू है 250। तो बोला तन्वी का वेतन कितना है 100, तो 100% बराबर क्या होगा, 2 को 0 बढ़ा देंगे यानी 25000 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो बहुत ही ईजी था, और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। अब GTU का पेपर हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन थे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि चावल का मूल्य में 25 किलो प्रति किलोग्राम बढ़कर जो है 30 प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे समझिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं। अब देखिए चावल के मूल्य में 25 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 हो गया, यानी पहले जो था वो 25 रुपये के जी था, और बाद में बढ़ा तो कितना हो गया 30 रुपये के जी हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 5 से बढ़कर जो है 25 से बढ़कर 30 हो गया, बढ़ा कितना, तो 5 बढ़ा। किस पे बढ़ा है, तो पहले तो बढ़कर कितना हो गया 30 हो गया। खर्च को समान बनाए रखने के लिए तो 5 बटा कितना करेंगे 30 और गुने 100 कर देंगे। ठीक है, अब 5 छक्का 30 हो गया 100 बटा 6। ठीक है, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 50 दूनी 100, तो 50 बटा 3 को क्या लिखते हैं 16.2 बटा 3, 16 3 48 2 50 यानी 16.2 बटा 3% इसका आंसर हो जाएगा।
कहाँ गया आंसर, उत्तरी की, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में जो है वृद्धि किया जा रहा है 8% और जो है 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वाई होता है और प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है 100 होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, एक्स कितना, पहले 8% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 12% बढ़ाया गया और फिर प्लस 12 8 96/100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 8 कितना होता है 20 होता है और प्लस 96/100 को हम क्या लिखेंगे 0.96 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और 96 तो 20.96 हो जाएगा। 20.96% क्या होगा बढ़ोतरी क्षेत्रफल में, इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्या कह रहा है कि ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की जो है कितना पे है दूरी पर है। ठीक है, ए और बी जो है एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी के चालों का अनुपात जो है दिया हुआ है, ए और बी के चालों का अनुपात जो है 5:7 है। तो बी की चाल जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी कितने मिनट बाद जो है दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये हमसे सवाल पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए ए और बी की जो मतलब दिया हुआ डिस्टेंस वो कितना है 240 किलोमीटर है। ठीक है, ए और बी की चाल का अनुपात जो है 5:7 है। कितना है 5:4 है। तो इनका चाल का अनुपात 5 है। ठीक है, तो ए की चाल हम मान लेते हैं कि 5x हो गया। ठीक है, और बी की चाल कितना होगा 7x हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और 7x बराबर कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो a की चाल कितनी हो जाएगी, तो 12 पचे 60 हो जाएगी, यानी a की चाल जो हो गई वो 12 पचे कितना हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये और भी आपस में मिलने में लगा समय, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 240 है। ठीक है, और उसके बाद जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144 और गुने जो है 60 मिनट में बदलेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं काट कर। ये कितना 120 बार में हम काट देते हैं, ऐसे काटेंगे इसको 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24 और 12 12 में काटेंगे, 12 पचे 60 और 20 पचे 100 मिनट, यानी 100 मिनट इसका आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर का रहा है कि मोहनलाल जो है मोनाल कुमार जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। यानी मोनाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कितने का समय ले रहा है, तो 395 मिनट का जो है समय ले रहा है। तो कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, तो कुल दूरी मान लेते हैं कि 3d है। कितना 3d है। तो देखिए यहाँ पे जो है डिस्टेंस हो गया d/3, फिर d बटा कितना 5 और प्लस d बटा 8 और बराबर कितना 395। ठीक है, और 395 है, इसको हम लिख देते हैं क्या 60 में भाग देते हैं ताकि घंटा में बदल जाए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन सब का 5 3 और 8 का एलसीएम हम लेंगे, तो ऐसी कौन सी संख्या ले लेते हैं जो कट जाए। तो मान लेते हैं 120 हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा और 15, तो जोड़ेंगे तो कितना 79d बटा कितना हो जाएगा 120 और बराबर ये 395 बटा कितना आ जाएगा 60। अब इसको काटेंगे तो 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, और ये जो है 5 से कट जाएगा तो डी का मान जो हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर है क्या कि यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में जो है 36 मिनट का समय लगाता है। कितना का समय लगा रहा है 36 मिनट का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछा है।
ठीक है। तो 5 गुने क्या करेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, 36 और बट्टा क्या कर देंगे 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये 12 पचे 60 और 12 तिया 36 यानी 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगाने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन की 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 10 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 10 है। तो इसमें से जो है 5 क्रमागत संख्या है, तो 5 से क्या होगा, 5 का देख लेना है कि मल्टीपल कौन है भाई, 5 से डिविजिबल कौन है, तो मात्र एक ही है। ठीक है, इसका तो आंसर सीधा ही 10 आंसर हम इसको टक्सिक कर सकते हैं। ठीक है, पलक जगह रखते हैं इसको, आंसर आपका जवाब दे सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10। लेकिन अगर इसको बनाना है तो आप बनाइए, 5 क्रमागत संख्या का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अच्छा बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। ठीक है, और 5 औसत 10 बचे 50 हो जाएगा। तो 5 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 10 और बराबर 50, तो 50 में से 10 जाएगा 40 और 5 एक्स बराबर 5 8 40, तो एक्स का मान 8। तो बीच वाली संख्या बोला था एक्स प्लस 2 यानी 10 देगा। ठीक है, माफ कीजिएगा गलत हो गया, हमसे कि रेशियो जो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 10 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स प्लस एक्स लिखेंगे, फिर एक्स प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे, यानी क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, फिर एक्स प्लस 1 लिखेंगे, फिर एक्स प्लस 2 लिखेंगे, फिर एक्स प्लस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 5 हो गया, 1 2 3 4, फिर एक्स प्लस 4 लिख देंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 एक्स हो गया, और बीच वाली संख्या याद रखना एक्स प्लस 2 है। 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और इनका योग कितना होगा 10, 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत 10 है, तो 10 5 कितना होगा, योग 50 हो जाएगा। और 5 एक्स बराबर उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, 5 8 40 यानी एक्स का मान 8। बीच वाली संख्या पूछा है, बीच वाली संख्या एक्स प्लस 2, एक्स का मान आ गया 8, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं थी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा 10। आगे है क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार के जो है 9 बच्चे की आयु का माध्य दिया हुआ है 14, उनके दादा और दादी के जो है रेशियो दिया हुआ मतलब उम्र दिया हुआ है 71 और 64। दादा की उम्र 71 है और दादी की 67 है। तो बच्चे और दादा की आयु जो है क्या करना है, बच्चे और दादा की आयु का माध्य निकालना है। अब देखिए संयुक्त परिवार में 9 बच्चे की आयु कितना है 14, तो 14 गुने 9, तो 9 गुने हम क्या कर देंगे 14, इनका योग निकल के आ जाएगा। तो 9 होगा 14 9 26 यानी 126 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि दादा और दादी की उम्र है, जिसमें दादा दादी भी है, तो 126 में से हम क्या करेंगे दादा की उम्र और दादी की उम्र यानी 71 प्लस हम 67 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 200 टोटल हो गया 64, 200 हो गया 64। तो बोला कि बच्चे और दादा की आयु के मध्य निकलना, बच्चे और दादा यानी सभी हो गए, तो बच्चे हो गए और दादा दादी के हो गए, तो टोटल कितना हो गया 264, और टोटल परिवार कितना हो गया, तो 9 तो बच्चे हैं और 2 एक दादा एक दादी, तो 9 2 11 हो गया। अब इसको 11 से हम काटेंगे तो 11 का डिविजिबल देख लेना है। ठीक है, इसमें जो है 24, 11 का डिविजिबल देखना है, मतलब 11 चौक 44। ठीक है, ये ध्यान रखना, 11 का गुना नहीं ना, 11 का 11 से भाग दिया गया है ना। ठीक है, तो मल्टीपल होता है वो, यहाँ पे 24 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रघुवीर द्वारा जो है 12 टेस्टों का जो प्राप्तांक औसत जो है 25 है। 12 टेस्ट का कितना है 25 है, तो 12 गुने हम क्या करेंगे पहले 25 कर लेते हैं, तो 25 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब रुमेला अब तक जो है औसत 23 अंक है, और रुमेला का जो अब तक का औसत जो है कितना है 23 है। रुमेला का औसत जो है 23 है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट खेले, यानी रुमेला जो है 8 टेस्ट खेले और 23 के औसत से रन बनाई है। तो 38 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18 यानी 184। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बोल रहा है कि रुमेला को रघुवीर और औसत के बराबर किए जाने के लिए 4 टेस्ट मैच में कितने अर्जित करने पड़ेंगे, यानी रुमेला को जो है रघुवीर के बराबर बनाना है, यानी 184 से उसको 300 बनाना है, तो अंतर कितना का है 116 रन उसको और बनाना है। तो 116 रन बनाने के लिए जो है कितने 4 टेस्ट खेलने हैं, तो औसत कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो 29 रन बनाने पड़ेंगे, यानी 29 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे 4 टेस्ट खेलने हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 39 नंबर है कि एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग जो है 60 वर्ष है। ठीक है,
पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का आयु कितना है 60। तो मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो पिता की कितना हो जाएगा x माइनस 60 हो जाएगा, सॉरी 60 माइनस x मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता कितना हो जाएगा, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 साल का होगा। यही तो है। और क्वेश्चन क्या करें समझिए, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। अब 6 साल पहले की बात है, ठीक है, तो 6 साल पहले तो x माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, और 6 वर्ष पहले जो है 5 गुना था पिता को, और 60 हम माइनस x और माइनस क्या कर देंगे 60 6 कर देंगे। ठीक है, दोनों उम्र में 6 से पहले हो जाएगा, तो 5x और 30 हो जाएगा, 5x और ये माइनस कितना हो जाएगा 5 से 30 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 54। 60 में से 6 हो जाएगा, 54 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब 5 में से x इधर जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, और वो जाकर प्लस हो जाएगा, तो 54 और 30 अगर हम बात करते 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 84 को जो अगर हम काटना चाहें तो कितना बार में कट जाएगा, 14 छक 84 होता है, यानी 14 बार में। तो x जो बचवा कमाने थे वो कितना हो गया 14। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा, तो 14 और 6 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद पूछा है बचवा की उम्र कितनी है, तो 6 वर्ष बाद जो है वो बच्चा की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x का मान वर्तमान 14, तो 6 वर्ष बाद 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 7 4 7 9। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु जो है 56 वर्ष है। ठीक है, तो 3 वर्तमान दिया हुआ तो लिखेंगे 7 4 11, 11 9 कितना 20x, और इनका जो है बोला है कि 3 व्यक्तियों का इतना है, और 8 वर्ष पहले, ठीक है, तो 8 वर्ष पहले जो उनकी आयु कितना है 56 थी। तो इस सब में से 8 8 क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, इसमें से सब क्या करेंगे 8 8 आराम से घटा देंगे और आसानी से हम उत्तर ले लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि 4x माइनस क्या कर देंगे, 4x माइनस जो है 8 करेंगे, 7x माइनस 8 करेंगे, और जो है 9x माइनस 8 करेंगे। ठीक है, और फिर सबको जोड़ेंगे तो 7 4 11 9 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और माइनस 8 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बराबर इनका योग जो है दिया हुआ है कितना है 56। अब इसको देखिए 20x बराबर 56 से उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 20 चौके 80, यानी x का माना गया कितना 4, सबसे बड़ा कौन है 9, तो 9 चौके 36 साल का हो जाएगा बड़का के। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। अब देखिए पर्वत जो होती है वो क्या होती है ऊंची होती है। ठीक है, तो देखिए पर्वत जो होती है ऊंचाई, पर्वत जो है ऊंचाई नापा जाता है पर्वत की कितनी ऊंची है। उसी प्रकार अगर हम जो है नदी पानी छोटी सुंदरता, गुफा में क्या नापी जाती है गुफा की गहराई नापी जाती है। नेक्स्ट है गुफा की गहराई से संबंधित। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से संबंध है। ठीक है, अरे यार तो देखिए इसका इसके साथ रिलेशन देख लेना है। ठीक है, इसका इसके साथ रिलेशन देख लेना। अब यहाँ पे देखिए ई से एस या एस से ई, देखिए ई से एस कैसे हो गया, ई होता है 5 और एस होता है 19, तो कहिएगा कि 14 कितना का अंतर है, तो 14 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए ई है और ये डी है, डी है 4 और ई होता है 5, ये तो 4 5 जो है क्या है लाइन से ही, तो कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा। ठीक है, ऐसे जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनना है तो हमें लिखना पड़ेगा। देखिए एस ई ए आर सी एच सर्च हो गया। अब उसी प्रकार जो है क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, एस लिखेंगे, आर लिखेंगे, ए लिखेंगे, एच लिखेंगे और सी लिखेंगे। ठीक है, इस सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस का संबंध एस से और ई का संबंध ई से, ए का संबंध ए से, आर का संबंध आर से, सी का संबंध सी से, एच से, पता चल रहा है। उसी प्रकार हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेआउट है, लेआउट को देखेंगे ए एल वाई ओ यू टी, समझ में आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज है 3 बिंदु, चतुर्भुज है 4 बिंदु। ठीक है,
तो ये त्रिभुज से चतुर्भुज हुआ, तो चतुर्भुज से पंचभुज हो जाएगा और 5 बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाला सब सफेद है तो ये तो डार्क है, खत्म। ये भी उजला उजला खत्म। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सभी जो है शीर्ष पे है, त्रिभुज की क्या है, शीर्ष पे। ये शीर्ष पे नहीं है तो मात्र हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, तो डी किस में है, तो ए में है डी, तो डी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान, ठीक है, तो आपके मामा जो क्रिस्टोफर हैं वो मरमिया के पति हैं, यानी मरमिया कौन है, ममानी लग गई आपकी। सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, सोफी जो है मरमिया की इकलौती बहन है। ठीक है, तो जिनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा है, जिनाथन जो है सोफी का बहन का बेटा है। तो आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है, तो मौसी लग जाएगी, माँ की बहन लगेगी। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा त्रुटि हुआ है कहीं पे। यदि आप जो है अपनी माँ, या यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान, मान लीजिए कि आपकी माँ का नाम क्या है, मैरी। ठीक है, व्यक्ति की माँ है मैरी, तो उसकी इकलौती संतान। आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, यानी क्रिस्टोफर कौन हुआ, तो माँ की भाई, और उसकी पत्नी मरमिया हो गई, यानी ममानी होगी मरमिया। सोफी जो है वो मरमिया की इकलौती बहन है। ठीक है, सोफी जो है वो कौन है, मरमिया की जो है इकलौती बहन है। तो जिनाथन सोफी की बहन का बेटा। अच्छा, सोफी की बहन का बेटा है। सोफी जो है मरमिया का इकलौता बहन है, और जिनाथन जो है सोफी के बहन का बेटा है। तो आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है, तो पिता के बहन का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कि P@Q का अर्थ है PQ की बहन है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे समझना है, ये बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए जो है परसेंटेज बी है, तो ए परसेंटेज बी का रिलेशन क्या कहता है कि पी जो है क्यू की पुत्र है। उसी प्रकार इसको हम समझेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसका उत्तर हम बता देते हैं, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए आपका बी आता है कि नहीं। 46 है कि कपिल जो है मीता की माँ के पिता की इकलौती पोती के बेटे का भाई है। तो कपिल जो है मीता से किसे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चनों में जो है ना मीता, पिता, टीटा, समझ में आना, सब ऐसा नाम लिखेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे समझना है, फिर आप आसानी से उत्तर तक पहुंच लीजिए। तो देखिए कपिल जो है वो मीता की माँ के पिता की इकलौती पोती के बेटे के भाई है। तो कपिल मीता से क्या संबंधित है, भतीजा या भांजा से संबंधित होगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 18 को 19 लिखा गया, फिर 19 से 28, फिर 28 से 53 हो गया, फिर 53 से 102। अगला पद क्या हो जाएगा, तो 18 से 19 1 प्लस हुआ, 19 से 28 में प्लस 9 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 9 जो हुआ 3 का स्क्वायर है। 28 से 53 के लिए 25 जुड़ा, तो 25 कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 53 से 102 के लिए 49 जुड़ा, 49 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या थी, कौन संख्या, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये सभी जो है विषम संख्या है। तो अगला जो विषम संख्या 9 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81, यानी 102 में 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 3 आना चाहिए, 183 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 69 से 55 हुआ, 55 से 26 हुआ, 26 से क्या हो गया, 13 हो गया। तो देखिए 69 से 55, यानी 69 को हम लिख सकते हैं 9 छक 54। ठीक है, और 54 में हम 1 जोड़ेंगे तो 55 हो गया। उसी प्रकार 55 को 5 गुने 5 और 1 जोड़ देंगे तो 26 हो गया। 6 दूनी 12, 13, 13 में अब 13 को हम क्या लिखेंगे, 1 गुने 3 प्लस 1, यानी 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4, 4 आंसर हो गया। यानी आपस की संख्या को गुना करके जो है जोड़ दिया गया। आगे 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 79 नंबर क्वेश्चन। अब बोल रहा है क्या है कि EN को जो FO लिखा जा रहा है, फिर GP लिखा जा रहा है, फिर HQ लिखा जा रहा है। तो अगला संख्या जो है क्या आएगा, तो EN FO GP HQ। तो EN, तो EN के रिलेशन में देखिए, E से F देखिए +1, F से G देखिए +1, ये +1, तो H से एक +1 हो जाएगा तो I हो जाएगा। फिर N से भी O में +1 हो गया। ठीक है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, तो इसमें भी +1 हो जाएगा। तो Q से R हो जाएगा। तो R लास्ट में होगा, IR आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उस चित्र का चयन करो जो समूह में अन्य चित्रों से क्या है,
भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं भिन्न। यहाँ पे देखिए डार्क है, वाइट है, डार्क है, वाइट है, डार्क है, वाइट है, यहाँ डार्क है, डार्क है। पता चल गया, डी आंसर हो गया 4। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 चित्रों की श्रृंखला में आने वाले सही चित्र का जो है चयन करना है। तो सही चित्र का चयन करना है। देखिए यहाँ पे वाइट वाइट, डार्क, डार्क, वाइट। अब डार्क वाइट से मतलब नहीं है, आगे वाला जो है सही चित्र इनमें से बताना। तो देखिए सबसे ऊपर था और सबसे नीचे था, फिर ये जो है बीच में चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, यानी अगर हम वृत्त वृत्त की बात करें तो देखिए ये इधर हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो आपको दिख रहा होगा वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि वो जो है इधर की ओर घूम रहा है, क्लॉकवाइज यदि दक्षिणावर्त घूम रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाइट जो है वो क्या है, वाइट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो आने वाली सही चित्र बताइए। तो अब कि यहाँ आ गया है तो आगे जाएगा, तो आगे जाएगा कहने का मतलब है कौन सा आगे जाएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, या तो सी होगा। ठीक है, तो बस सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में देखना है इसमें। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहाँ पे जो है ए बी सी डी जो है दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आराम से जो है ए वाला फिल हो जाएगा इसमें। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए 7 8 9 को जो है 798 लिखा गया, 4 6 8 को जो है 486 लिखा गया। इसमें कौन है, 5 2 4 को क्या लिख देगा, पहले 5 लिखेंगे, ये जो 4 है बीच में लिखा जा रहा है 542 हो जाएगा। आंसर हो गया 542। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर का आ रहा है क्या कि इंथुसियास्टिक क्या क्या होता है। इंथुसियास्टिक की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं, इंथुसियास्टिक का उपयोग करके जो है चुएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है चुएट जो है इसको नहीं किया जा सकता है। देख लेते हैं कि इसमें सब लेटर जो है सी इसमें है, एच है इसमें है, ओ है इसमें है ही नहीं है, तो यही एक ऑप्शन होगा, बाकी सब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 55 नंबर। ठीक है, प्रश्नवाचक के बाद जो है इसमें बताना है। 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए और गुने 3 कर दीजिए, तो 3 यार एक बार स्क्वायर कीजिए या एक बार ऐसे कीजिए, आप क्या कीजिए इन दोनों को गुना कीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और 3 में फिर लास्ट में 2 से गुना कीजिए 6 हो गया। ठीक है, 2 को अंक है तो। अब 2 का स्क्वायर 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी 11 आंसर हो जाएगा। अगला बार 56 नंबर क्वेश्चन। अब हो रहा है क्या कि 56 को 15 लिखा जा रहा है, 76 को 21, तो 81 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो 56 15, तो 56 15 की अगर हम बात करें तो 56 15 को 56 को लिखेंगे 5 गुने 6। ठीक है, और बटा 2, तो 5 6 30 बटा 2 कितना होता है, 15 होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, उसी प्रकार 76 को क्या लिखेंगे 7 गुने 6 और बटा 2, यानी 7 6 42 बटा 2, यानी हम क्या लिखेंगे 21 लिख देंगे। 81 को क्या लिखेंगे 8 गुने 1 बटा 2, तो 8 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर है कि पाइप को जो है ये लिखा जा रहा है, पाइप को ये लिखा जा रहा है, तो श्वान को जो है
अंतिम अक्षर में क्या लिखा जाए, स्वान का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो पाइप पी होता है 16, ठीक है, यहाँ पे देखना आई होता है 9, पी होता है 16, ई होता है 5, तो कोड ही लिख दिया गया। एस का कोड होता है 19, डब्ल्यू का कोड होता है 23, ए का कोड होता है 1 और एन का कोड होता है 14। अंतिम अक्षर 4, 4 4 4 4 4 4 4। आगे देख लेते हैं। और उतना पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, अंतिम पूछ रहा था तो अंतिम हम निकाल देते हैं, ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट है कि 4 शब्द जो है सूचीबद्ध किया गया, इनमें से 3 किसी तरह जो है संगत और असंगत है, तो असंगत का जो है चयन करना है। तो देखिए पटना, बेंगलुरु, ईटानगर, चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे जो है पटना राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डी हम कर सकते हैं, पटना, बेंगलुरु, ईटानगर राज्यों की राजधानी, जबकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ को। नेक्स्ट हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन कि 11 20 27, 11 20 27 36 43, उसके बाद कौन सा संख्या आएगा। तो 11 से 20 प्लस 9 हो गया, 20 से 27 7 हो गया, 27 से 36 प्लस 9 हो गया, 36 से 43 प्लस 7 हो गया, 43 से प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7, तब की प्लस 9 जोड़ेंगे तो 43 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और फिर प्लस 7 जोड़ेंगे तो 52 और 7 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो 52 59 इसमें ऑप्शन में कौन सा है, तो बी आंसर है, तो बी आंसर हो गया, प्लस 7 प्लस 9 हो रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, देखिए कार का जो है, कार में क्या डलाता है, तो पेट्रोल, ठीक है, हम सभी जानते हैं। लोकोमोटिव में जो है कोल हो गया। 61 पढ़ रहा, इसमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, इनमें से कौन सी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है। शुद्ध वाक्य तो पढ़ेंगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात की कहने में किसी को संकोच न होगा, बिल्कुल गलत तैयारी है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, यही हमारा शुद्ध बुझा रहा है, एकदम सही, ठीक है, करेक्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों का जो है सही विलोम बताना है। मौन और संपन्न, मौन का विलोम और संपन्न का विलोम आपसे पूछा है, ठीक है। तो मौन का जो क्या हो जाएगा, मुखर, और संपन्न का विपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है। अभ्यंतर का अगर हम बात करें तो किसी वस्तु की भीतरी भाग को अभ्यंतर कहा जाता है। कोयला का सही पर्यायवाची क्या होता है। कोयला की अगर हम बात करें तो पिक कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है, काकपाली कहा जाता है, ये सब ध्यान रखना है, सारिका कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्साह जो है वास्तव में, उत्साह जो है क्या कर रहा है, उत्साह जो है वास्तव में फल कर्म, कर्म फल, कर्म कर्तव्य, धर्म धर्म, तो उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति होती है, तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स करना था। 67 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। इसमें से सही वाला विकल्प कौन सा है, गुरु कीजिए जान, गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान, यानी बिना प्रयत्न के लाभ, या झूठा दिखावे अच्छी तरह। अब यहाँ पे देखिए, बिना गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान, यानी अच्छी तरह समझ बुझकर काम करना हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ये गद्यांश हमारा है, ठीक है। अब गद्यांश को आपको क्या करना है, पढ़ना है, और उसके बाद जो है उत्तर देना है, ठीक है। ये गद्यांश है, आप इसको पढ़िएगा और फिर उसके बाद जो है कुछ ही प्रश्नों का उत्तर देना, 68 79, ठीक है। तो 78 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और 70 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है, संयुक्त वाक्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो है कंप्लीसेंट, कंप्लेसेंट की अगर हम बात करें, इसका जो साइनोनिम क्या हो जाएगा। कंप्लेसेंट जानते क्या होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, तो इसका सिनोनिम्स में स्मग हम कह सकते हैं, स्मग भी क्या होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, स्मग। बाकी डिसकंटेंट क्या होता है, ये तो पता होगा, डिसकंटेंट होता है असंतुष्ट। एग्रेसिव होता है आक्रामक। एमिकेबल क्या होता है, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर क्वेश्चन कि गैजल, गैजल का मतलब क्या होता है, गैजल। अब यहाँ पे गैजल का जो है वन वर्ड बताना है, वन वर्ड है ना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो गजल, अच्छा,
तो गजल का मतलब होता है गटकना पीना, गटकना या पीना, ठीक है। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इम्बाइब हो जाएगा। इम्बाइब मतलब क्या होता है, पीना होता है, गटकना ही होता है, इम्बाइब गजल। नेक्स्ट हमारा है कंसिपिशियस, ठीक है। इसका एंटोनिम हमसे पूछा है कंसिपिशियस, तो सुस्पष्ट, प्रकट या साफ प्रत्यक्ष होता है। इसका एंटोनिम हो गया ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है, धुंधला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्सक्योर क्या होता है, धुंधला होता है। और यहाँ पे नोटिसिएबल पता होगा, डिस्टिंक्ट पता होगा, अपेरेंट भी आपको पता ही होगा, ठीक है। नोटिसेबल ध्यान कर सक, डिस्टिंक्ट होता है स्पष्ट, अपेरेंट जो होता है वास्तविक और प्रमाणिक होता है। नेक्स्ट हमारा है कि एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम टेम। टेम का मतलब क्या होता है, टेम, टेम 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 मतलब होता है पालतू या शांत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टेम का मतलब क्या होता है, पालतू या शांत होता है, ये भी ध्यान रखना है। टेम का उल्टा बद तो अपसेट हो जाएगा, ठीक है, परेशान। 75 नंबर है हमारा कि एन इनक्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द डिजीज्ड, ठीक है। तो सेम एज द वर्ड ऑफ सेंटेंस क्या होगा इसमें से, ठीक है, तो हो जाएगा एपीथेफ। क्या हो जाएगा, एपीथेफ, ठीक है। एपीथेफ होता है स्मृति लेख, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्लैब का मतलब क्या होता है, खंड, ठीक है। बसैलिका मतलब होता है विशाल सभा या भवन, और पिलर तो खंबा होता है। 76 नंबर है कि कम रेन और साइन। यहाँ जो है ना, ये एडियम साइन में से क्वेश्चन है, ठीक है। कम रेन एंड साइन, कम रेन एंड साइन, साइन का मतलब क्या होता है, तो वाट एवर हैपेंस, क्या होगा, वाट एवर हैपेंस, ये ध्यान रखना, वाट एवर हैपेंस इसका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पार्थियन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, पार्थियन शॉर्ट। पार्थियन शॉर्ट की अगर हम बात करें तो पार्थियन शॉर्ट जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए पार्थियन शॉर्ट होता है पार्टिंग हिट। क्या होता है, पार्टिंग हिट। पार्थियन शॉर्ट का मतलब क्या होता है, पार्टिंग हिट, ठीक है, यानी विदाई के समय का जो दिन होता है वही। 78 नंबर है क्वेश्चन हमारा, इरर में से बताना है यहाँ पे कहाँ पे जो है इरर है। नो मैटर वाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर, फर्स्ट है। फिर सेकंड है अर्लियर ईयर्स, इन द एंडिंग ही प्रूव टू बी अनकॉमनली, मतलब अनकॉमनली वर्चस एंड वाइज, या नो इरर। इनमें से जो है तीनों में से कहाँ जो है इरर हमें पता करना है। अब यहाँ पे देखिए, नो मैटर वाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स इन द एंडिंग, एंडिंग नहीं होगा यहाँ पे, एंड हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यानी पार्ट जो है किस में मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो है बी में मिस्टेक है। अब यहाँ पे कंप्रिहेंशन है, कंप्रिहेंशन जो है आसान हो जाता है, इसको पैसेज को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, बम्बू क्या होता है, बांस होता है, ये ध्यान रखना है। बम्बू क्या होता है, बम्बू का मतलब जो होता है बांस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और फिर व्हाट डज द फॉरेस्ट वेट रेफर टू, द पाइन, ठीक है। बम्बू, सॉरी, बम्बू क्वेश्चन है, बम्बू हो जाएगा। बाकी इसको आप पढ़िएगा, इसका जवाब आप खुद से देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो है गदान हमने देखा। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कंप्यूटर से क्वेश्चन, सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है, सूचना कियोस्क, ठीक है, जिसे इंफॉर्मेशन कियोस्क कहते हैं, तो जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। गैर इंटरेक्टिव जो है कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होता है, जिनका उपयोग सामान्य डिजिटल साइनेज प्रणाली का विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो ना तो इसका एक सही है, ना तो ही क्या है दूसरा सही है, ये ध्यान रखना है। एक ये जो होता है ना कंप्यूटर जैसा हार्डवेयर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी विकल्प से मिलता है, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ जानकारी प्रदान के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो गैर संवादात्मक होता है, वो ग्राहक किसी भी गतिविधि को करने की क्षमता के बिना स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी प्राप्त करता है। दोनों क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू जो है इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इस कार्य को जो हम लोग संदर्भ स्विच कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का क्या है, कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का जो स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है,
84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं, इनमें से कौन सा जो है पोर्टेबल डिवाइस क्या है, नहीं है। तो पोर्टेबल डिवाइस की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कि एक आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो एक आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो प्लॉटर जो है क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। 86 नंबर है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो देखिए अस्थायी रूप से जो है संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है शब्द की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा है, तो है कैश डेटा है। नेक्स्ट हमारा है 87 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डिजिटल में से कौन सा साधन जो है शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडार करने वाला, शीघ्रतम जो है इनपुट आउटपुट जो है भंडार करने वाला है, ठीक है। यह है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। नेक्स्ट हमारा है 88 नंबर क्वेश्चन कि किसको जो है मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जो है जाना जाता है। तो इंटरफेस के रूप में हम सभी जानते हैं कि उसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जानते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन जो है सही तरीके से किया जाता है, तो वह है मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों, ठीक है। 19 नंबर है कि फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, फोटोशॉप के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। अब ये जो होता है एडोब इंक का होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा है 91 नंबर क्वेश्चन कि एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग आप प्रोग्राम लिखने के लिए करते हैं। अब प्रोग्राम लिखने के लिए हम सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 92 नंबर कि कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जाना जाता है, कार्यात्मक भाषा के रूप में भी हम इसे जानते हैं, तो है गैर प्रक्रियात्मक भाषा को। 93 नंबर है 101 को जो है बाइनरी में लिखना है, ठीक है। तो 101 को जो है बाइनरी में लिखना क्या है, पहले 101 का हम गुणनखंड करेंगे, जो शेषफल बचता है वही ना, जैसे 101 को हम लिखेंगे ऐसे 2 से 50 काटेंगे तो बचेगा शेषफल कितना 1, फिर 2 से 25 शेषफल कितना बचा 0, फिर 2 से 12 दूनी 24 शेषफल कितना बचा 1, फिर 2 से कितना 6 बार में कट जाएगा पूरा तो बच जाएगा 0, फिर 2 से 3 बार में कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 2 से काटेंगे तो क्या लिखेंगे 1, तो बच जाएगा शेषफल 1, तो यहाँ 1 1 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो डबल 1 से शुरू होगा, डबल 1 से सब है, और डबल 0 डबल 1 डबल 0 फिर सिंगल 1 0 1, यानी यही आंसर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड जो है डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए जो है प्रयोग किया था। गटर शब्द की अगर हम बात करें तो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है। 95 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जो है सेलिंग जो है 45 और 30 लागू किया जाए तो उसका परिणाम जो है क्या होगा, ठीक है। तो सेलिंग जो होता है नंबर सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। तो सेलिंग जो है 45 और 30 लागू किया जाए तो उसका जो परिणाम जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 13 यानी 50 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है। नए स्लाइड के लिए जो है कंट्रोल+M, ठीक है। नए स्लाइड के लिए क्या होगा कंट्रोल+M, नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो, ठीक है। कंट्रोल+N से नया प्रोजेक्शन जो ओपन होता है। कंट्रोल+S से क्या होता है सेव होता है। कंट्रोल+Shift+N से क्या होता है एक्टिव प्रोजेक्शन को डुप्लीकेट बनाया जाता है। SEO का पूर्ण रूप क्या होता है SEO का बात करें तो सर्च इंजन जो है ऑप्टिमाइजेशन होता है। 98 नंबर है कि जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा जो है NHTML फाइल का जो अनुरोध किया जाता है तो अनुरोध डिफॉल्ट रूप में जो है किसमें जो है सेव हो जाता है, तो गेट में सेव हो जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क है संस्थापित टेपोलॉजी में एक नोड की सफलता पूरे नेटवर्क को जो है अस्त व्यस्त जो है कर सकता है, ठीक है। तो अस्त व्यस्त जो कर सकता है वो है रिंग, क्या है रिंग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है इस सेट का। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में 2 डिवाइस संवाद करते हैं, वो क्या करते हैं, तो है एक्सेस पॉइंट के मदद से संवाद करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ये हमारा सेट नंबर हमने बताया आपको 7 था, ठीक है। अगले सेट में मिलेंगे 8 में। तो जय हिंद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।